Good afternoon, everyone. Yes, am I audible to all of you? Welcome to this institute here, and I am Dr. Kanupriya Grewal. As you all know, today we are discussing about the orientation regarding how to prepare for judicial services, as well as how to make the time management things for you people so that it becomes easier for you to crack the exam. And I am here presenting you the orientation class as a faculty of Divine Institute, and I'm briefing you about the few details that we need to start with the preparation. First of all, what we have to do here is, see, as you all know that there are three stages, just a second please. For the preparation, number one is your preliminary part. Number two is your mains. Number three is the interview. ये आप सबको पता है कि 3 स्टेजेस रहती हैं हमारी। आप लोग ये भूल जाते हो कि इन स्टेजेस की तैयारी कैसे करनी है, ये आपको समझ में नहीं आता। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपको बैराक्स की नॉलेज, लॉ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी की बात करें तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ाई नहीं की जा सकती। इसके साथ आपको दोनों इनकी तैयारी साइमल्टेनियसली चलती है। अगर आप सिर्फ ये सोचो कि आज नोटिफिकेशन आई है और आज से मैं 2-2.5 महीने के लिए सिर्फ प्रिलिमिनरी की तैयारी कर लूंगा, एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी और उसके साथ साथ बैराक्स पढ़ लूंगी, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको हार्डली 45 डेज एट द मैक्स मिलते हैं आपको अपनी मेंस की तैयारी करने के। और जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके फर्दर बाइफर्केशंस आते हैं जिसके अंदर आपकी थियोरी में पेपर अलग आता है, आपके प्रेपोजिशन के पेपर अलग आते हैं, केसेस पूछे जाते हैं, उन केसेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आपकी इंटरव्यू स्टेज आती है। आप कहते हो कि अगर एक बार मेंस निकल गया तो फिर हम इंटरव्यू की तैयारी बाद में कर लें, बट ये तीनों स्टेजेस आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी तैयारी जो है वो एक अकेले की नहीं की जा सकती, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है आप लोगों के लिए कि एक टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम शेड्यूल होना प्रॉपरली आपके लिए। चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू कर रहे हैं अभी अपनी लॉ, या जिन्होंने जस्ट अभी रिसेंटली अपनी लॉ कंप्लीट की है, या जिनको तैयारी करते हुए टाइम हो चुका है। आपके पास दो तरीके से तैयारी करने का प्रोवाइडेड है मॉड्यूल। वन इज आप खुद तैयार कर सकते हो। खुद तैयार कैसे करोगे कि आप अपना वीडियोस देख लेते हो, कई बार यू आर इन अ हैबिट ऑफ वाचिंग द वीडियोस ऑनलाइन एंड देन यू कैन स्टार्ट विद। तो ऐसे केसेस में अगर कुछ भी है तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि जी कैसे कैसे जाना है, या आप खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हो, आइदर यू टेक दी हेल्प फ्रॉम दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, दो एस्पेक्ट्स रहते हैं। डू इट वट एवर मैनर यू लाइक, वो उसमें हम फोर्स नहीं कर सकते आपको, बट एक चीज आपको यहाँ पे जरूर दिखाएंगे कि यहाँ पे अगर आप आते हो या कहीं पे भी आप जाते हो, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपको गाइडेंस दी जाती है, और वहां पे आपको ये पूरी की पूरी तीनों स्टेजेस पढ़ाई जाती है। आपको प्रिपेयर कराया जाता है, तीनों स्टेजेस के रिगार्डिंग प्रिपेयर कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिलिमिनरी के रिगार्डिंग बेयर एक्ट को पढ़ना सिखाया जाएगा, वो आपको पढ़ना आना चाहिए। एवरी वर्ड इन अ बेयर एक्ट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट कॉनोटेशन। अगर आप वो मीनिंग और उसकी कॉनोटेशन को समझ ही नहीं पाओगे तो कैसे चलेगा। उस चीज को जो देखना है वो क्या देखना है आपने, कि आप मीनिंग देखो कि एक वर्ड का क्या मीनिंग है, मे का क्या मीनिंग है, शैल का क्या मीनिंग है, हम कैसे कैसे इस चीजों को डील विद कर सकते हैं। उसके लिए यू शुड हैव एटलीस्ट 4 to 5 hours फॉर योर सेल्फ स्टडी। दिस इज द स्टार्टिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जस्ट 4-5 घंटे पढ़ के ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में इससे ज्यादा डिवोट नहीं कर सकते आप। इस टाइम को मैनेज करने के लिए वो 4-5 घंटे भी आपके लिए अभी के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले आप एक लेआउट लीजिए। उस लेआउट में क्या लिखा गया है, सबसे पहले ये देखिए कि आपकी स्टेट वाइज बाइफर्केशन कीजिए कि आपको पंजाब स्टेट में जाना है, आपको हरियाणा के स्टेट में जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको एमपी जाना है, आपको यूपी का पेपर देना है, बीट एनी स्टेट।
जिस भी स्टेट में आप कोई भी पेपर दे रहे हो, उस स्टेट के हिसाब से आपको क्या एग्जामिन करना है। 2-3 चीज आप ये देखो कि यहाँ पे कौन कौन से जो हैं आपके लॉज सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आपको वो चीज पहले एग्जामिन करनी है। सपोज पंजाब में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, हरियाणा में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, आपके यूपी में तो अलग है, लोकल लॉज है, एमपी में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में आपके आर्बिट्रेशन एक्स्ट्रा आ जाता है, पॉक्सो है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है। ग्रेजुअली इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन, आपकी हाई कोर्ट्स। तो जब वो चेंज करते हैं, सबसे पहला आपका काम है कि आप कौन से स्टेट पे फोकस करना चाहते हो। आप उसका अपना पूरा का पूरा सिलेबस जॉट डाउन करो। उस सिलेबस को लिख के अपने रजिस्टर में ये देखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। आपके कुछ सब्जेक्ट्स बहुत कॉमन है, इन एवरी स्टेट दे हैव द टेंडेंसी टू पुट दीज सब्जेक्ट्स। दीज आर योर मेजर लॉज, लाइकवाइज योर प्रोसीजरल लॉज, सीआरपीसी, सीपीसी, योर एविडेंस। फिर आपके सब्सटेंटिव लॉज, आपका आईपीसी कॉमन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉमन रहेगा, आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ जनरली ज्यादातर स्टेट्स में आता है। इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये कैसे पढ़ना है। ये बेयर एक्ट है तो इस बेयर एक्ट में इसका मीनिंग क्या स्पेसिफाइड है। जैसे मैंने पहले बोला कि हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है आपके बेयर एक्ट में, उसको आपको स्पेसिफाई करना चाहिए। आपको उसको बाइफरकेट कर लो कि इसमें ये वर्ड यूज है, इसमें ये वर्ड यूज है, क्यों वर्ड यूज है। एक में मे वर्ड यूज हो रहा है, एक में शैल वर्ड यूज हो रहा है, एक में हम यूज कर रहे हैं हिंदूज, एक में हम यूज कर रहे हैं जैन्स, क्या ये दोनों सेम है। इस चीज को आपको बहुत एक्सपेंसिव वे में समझना है। अब जब आप अपनी तैयारी करोगे तो आपको 2-3 चीजें और ध्यान में रखनी है। पहली चीज, आप हमेशा फ्लो चार्ट्स पे फोकस करो। फ्लो चार्ट्स का मतलब है कि आप एक प्रेजेंटेशन दो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको आपके बैरक्स यहाँ पे मेमोराइज हो जाएंगे। The more you'll read, the more you're able to understand the concept beautifully and in a more elaborate manner. तो इसके लिए आपको as many times as you can practice the bare arts and read the bare arts. इसके साथ आप bare arts के साथ अपनी बेस बुक्स रख सकते हो। सपोज इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, आप bare arts रखो एंड बेस बुक रखो। इन दोनों चीजों को रखने के साथ साथ आप उसकी तैयारी शुरू करो। अब सपोज हिंदू लॉ है, ठीक है, आपने अपने लॉ टाइम पे हिंदू लॉ के लिए पारस दीवान पढ़ी होगी, आप पारस दीवान पे जा सकते हैं। ठीक है, आपने अपने सीपीसी के लिए टकवानी पढ़ी होगी, आप उस पे जा सकते हैं। आई एम टेलिंग टू दोज हु हैवंट जॉइंड एनी इंस्टीट्यूट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, यू कैन टेक एनी बेस बुक जो आपकी लॉ के टाइम पे बेस बुक थी। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक अलग से जुडिशरी के लिए कोई बुक लेनी है, इसमें सब कुछ प्रोवाइडेड है। हाँ, कोशिश रखो लेटेस्ट एडिशन लो। अगर लेटेस्ट एडिशन है आप लोगों के पास तो आप पारस दीवान, टकवानी ऐसे बुक्स रख सकते हैं। इसमें से कंसेप्ट पढ़ लो कोई भी। जैसे यहाँ पे हिंदूज डिफाइंड कर रखे हैं हर एक सेक्शन के, सेक्शन नंबर 2 में जितनी भी आपकी एनैक्टमेंट्स है ना, चाहे वो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट है, कोई भी एक्ट है, सेक्शन 2 डिफाइन करता है हु आर हिंदूज। आप वहां से पढ़ो, आप अपना बेयर एक्ट पढ़ो, आप ये पढ़ो, आप अपने ब्रीफ नोट्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ 1 2 3 4 की अच्छा इस सेक्शन में ये बोला गया था, इस सेक्शन में ये बोला गया था, एंड दीज आर दी ब्रीफ क्रक्स ऑफ योर सेक्शन। जब वो आपके हाथ में आ जाएगा ना, आपका मेंस, आपका पीटी दोनों तैयार है। क्यों? क्योंकि मेंस में अगर लिखना है तो पॉइंट से तो बच्चे आप लोग खुद इलाबोरेट कर सकते हो ना। अगर मेरे पास एक पॉइंट है, उसका मीनिंग मुझे अंदर से सारा पता है, तो आप मुझे वो पॉइंट दोगे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। वो एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 लाइन, 10 लाइन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो वर्ड किस चीज से डील कर रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है, आई कैन एक्सप्लेन इट क्योंकि ये वर्ड इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू गिव मी द मीनिंग टू इट। May presume है, that is the prerogative of the court to presume the particular fact or not to presume a particular fact, and they may ask for the further proof of the particular fact. वो मांग भी सकते हैं मुझसे एक्स्ट्रा प्रूफ, वो उसी को मान भी सकते हैं, या कोर्ट चाहे तो उसको ना भी माने। तीनों चीज हो सकती है, मान सकता है, ना भी माने, या अगर वो मान भी रहा है तो उसके लिए वो मुझसे प्रूफ मांग ले। तो ये चीज जब आपको यहाँ पे बैठ जाएगी तो आपको ये पता है कि मेरा पीटी भी तैयार है, मेरा मेंस भी तैयार है। इंटरव्यू इसी से क्वेश्चंस आते हैं, या आपकी लीगल करंट न्यूज से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक इतने तरीके से अपना मॉड्यूल सेट करना पड़ेगा कि मिनिमम टू मिनिमम
आप 4 से 5 घंटे डेली सब्जेक्ट पे दे रहे हो। कई बार क्या होता है, आप लोगों के लिए नॉर्मल है, मोनोटनस हो जाता है कि नहीं यार आज कितने दिन से हम सीपीसी पढ़ी जा रहे हैं, बिकॉज़ इट्स अ लेंथी वन, कि हर टाइम हम सीपीसी 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 पढ़ी जा रहे हैं, तो हम तो इसी में रह जाएंगे, हम तो बोर हो गए। मेक इट अ हैबिट। 4 4 घंटे जो है वो एक ही सब्जेक्ट में नहीं देने हैं। आपको 1 घंटा एक सब्जेक्ट पे दे लो, अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया 1.5 घंटा एट वन स्ट्रेच दे लो, देन गेट अप, हैव अ वॉक फॉर 5 मिनट्स एंड देन कम बैक एंड सिट, रिलैक्स योर माइंड। क्योंकि माइंड को रिलैक्स करोगे तभी तो रिटेंशन आएगी। रिटेंशन जब तक नहीं आएगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो फॉर यू रिटेंशन इज मैंडेटरी, क्योंकि जुडिशरी में यहाँ से ही काम लिया जाता है। अगर आपका पीटी निकलेगा तो ही तो मेंस लिखोगे ना। अगर पीटी ही नहीं हुआ क्लियर तो मेंस नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए आपको पीटी के लिए माइन्यूट डिटेल्स पता होनी चाहिए। तीनों जो स्टेजेस है ना उनका पैटर्न अलग अलग है। जो भी चीज आप पीटी के हिसाब से पढ़ो उसमें ए टू जी कुछ नहीं छोड़ना, चाहे वो बेयर एक्ट का डिलीटेड प्रोविजन है, चाहे वो बेयर एक्ट में कहीं ना कहीं पे अमेंडेड प्रोविजन है, या जो ओरिजिनल प्रोविजन है उसकी बात करें तो दोनों चीजें पढ़नी है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस के रिगार्डिंग भी आपको ये तो पता चल गया, अब क्योंकि आपने पीटी में बहुत अच्छे से तैयारी की थी, कि जी ये डिलीटेड प्रोविजन था हमारा, इस अमेंडमेंट ने इस साल में उसको डिलीट कर दिया था। किस दिन किया था, डेट नीचे लिखी होती है फुटनोट। आपको ये सारी माइन्यूट डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी। ये करोगे उसके बाद आप ये देखोगे कि अच्छा मेंस में आपको याद आ जाएगा ये तो ऐसे ऐसे था। इसके ऊपर आप एक आंसर फॉर्मेट कर सकते हो कि जी दिस प्रोविजन हैज बीन डिलीटेड एंड देयर इट हैज टू बी चेक्ड इनटू द कंसीडरेशन, राइट। तो इस केसेस में आपको ये सारी चीजें जो है वो चेक करनी पड़ेंगी। अब जब आप ये सारी चीज चेक कर लोगे फिर आप देखोगे कि अच्छा मेरी तैयारी जो है वो इस सब्जेक्ट की हो गई। जैसे मैं बोल रही थी 1.5 आवर एक स्ट्रेच पे एक को दो, उसके बाद से टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स एट द मैक्स, देन अगेन सिट एंड से 45 मिनट्स और मे बी 55 मिनट्स जो है आप एक माइनर लॉ को दे दो। ये आप एक माइनर लॉ को दे दो। माइनर लॉ कोई भी रख लो, पार्टनरशिप है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये जितने भी छोटे लॉज हैं इनको आप साथ में रख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप हिंदू लॉ जो मेजर है उसको बाइफरगेट कर लो। 4 लॉज है ना, 4 छोटे छोटे बन जाते हैं, उनको 4 धीरे धीरे पढ़ लो। कोशिश ये भी रखना, एक जस्ट अ सजेशन, बाकी इट्स अप टू यू, या तो आप एक काम करो, अगर आप सिविल लॉ को उठा रहे हो तो सिविल साथ में छोटे छोटे पढ़ लो जो इंटरेस्टिंग है, लिंक करने की कोशिश करो, क्योंकि लिंकेज के बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये पता है कि सीपीसी में मैं सूट डाल सकती हूँ, डैमेजेस का भी डाल सकती हूँ, कंपनसेशन का भी ले सकती हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपका 73 में प्रोवाइडेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां से मैं डैमेज ले सकती हूँ, या वो आपका प्रोवाइडेड है एसआरए के अंदर, क्योंकि वहां पे डैमेजेस के साथ साथ मैं और रिलीफ भी ले सकती हूँ। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सीपीसी किस लिए है, बाकी लॉज किस लिए, पर्पस पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सारा सिविल लॉ पढ़ के मोनोटोनस हो रहा है, तो आप एक काम करो, जनरली बच्चों को आईपीसी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आप आईपीसी रख लो एक तरफ आप सिविल लॉ रख लो, छोटा रख लो बड़ा रख लो, वो आपकी चॉइस है। वो करके जब आप तैयारी कर लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे आपके लॉज जो है चलेंगे। आप इनिशियली 4 घंटे देके देखो, 1.5 घंटा मेजर सब्जेक्ट को और 1 घंटा या 45 मिनट्स आप दूसरे सब्जेक्ट्स को। जब आप ये करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि आपकी इम्प्रूव हो रही है। एंड अनदर हैबिट, वंस यू कंप्लीट अ लॉ से इन 15 days, आप 15 days के बाद गिव इट अ ब्रेक फॉर 1 week, उस सब्जेक्ट को दोबारा मत छेड़ो। उस सब्जेक्ट को कब छेड़ोगे, अब जब आपको ये लगेगा कि हाँ जी अब ये 1 हफ्ते हो गया मैंने वो नहीं पढ़ा। ट्राई टू डू द इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज कहीं वॉक पे जा रहे हो, कभी ड्राइव पे जा रहे हो, या आराम से यू आर लेजरली आइडली सिटिंग आइदर ऑन द बेड और लाइंग ऑन द बेड। आप सोचो कि 15 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने ये सब्जेक्ट किया था और मेरे को ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सीक्वेंस बन रही। जब आप आंखें बंद करके उसको देखोगे ना, आपके सामने बेयर एक्ट आने लग जाएगा कि इस प्रोविजन में ये था, इस प्रोविजन में ये था, यहाँ लेफ्ट साइड पे था या राइट साइड। आई एम अश्योरिंग यू ये होता है। ठीक है, आई एम नॉट बूस्टिंग अबाउट दिस फैक्ट, बट ये होता है। जब आपको ये लगने लगे और जहां पे आप अटक रहे हो भूल गए उस चीज को, अगेन गेट अप देयर एंड देन इफ यू हैव द टाइम, अदरवाइज जैसे ही घर जाओ या अगर आप बाहर हो तो उस चीज को चेक करो कि मैं कौन सा प्रोविजन है जो भूल गई थी या भूल गया था। द मोमेंट यू विल चेक इट यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये वाला परसेप्शन थी वो जो वहां पे वो जो मेरा दिमाग से स्किप हो गई।
देन डू इट। आफ्टर दिस ये एक वीक के बाद रिपीट कर लिया प्रोसेस, देन 15 डेज 20 डेज जो है उसको टच नहीं करो, फिर अगेन आप स्टार्ट करो। जब आप उसको स्टार्ट करोगे, जब भी आप चेक करोगे तो अब, क्योंकि पहले टाइम पे हमने ये किया फिर ये किया, अब रिटेंशन बढ़ गई, 2 वीक्स के बाद आप देखो आपकी रिटेंशन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब आपको मैंने 4 से 5 घंटे बोला था, स्टार्टिंग में 4 घंटे बोला था, चलो अब क्योंकि आपको नए सब्जेक्ट्स तो पढ़ने हैं लेकिन ये भी तो याद रखने हैं, इसको याद रखने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 घंटा तो चाहिए हर दूसरे हफ्ते, विच इज एन एडिशनल आवर। और जब आप उसको करोगे तो आपके एनहांस होते चले जाएंगे ना टाइम पीरियड। तो जब वो एनहांस हो रहा है टाइम पीरियड, विच मीन्स व्हाट, आपका 4 से 5 घंटे का स्लॉट धीरे धीरे 6 से 7 घंटे होगा, फिर 7 घंटे से ऊपर चला जाएगा। I am not saying that everybody requires 18 hours of study. No, no one. It's just the retention in your mind. Sometime you can retain it in an hour or sometime it may take a longer. तो जितना भी टाइम आपको लगे उस हिसाब से आप अपनी रिटेंशन देखिए। आई एम नॉट इंसिस्टिंग ऑन एनी स्टूडेंट कि भाई उसको 18-18 घंटे जो है वो पढ़ना ही होगा, ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे और कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तो फिर आपके चाहे 4 घंटे हो चाहे 18 घंटे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप अपनी शेड्यूल मैनेजमेंट करो कि आपको ये समझ में आए कि ये चीजें हैं क्या। अब सपोज शेड्यूल मैनेजमेंट हो गई, जहां पे पीटी भी हो गया, आपके मेंस भी हो गए, मेक इट अ हैबिट that you have to write down your answers or the questions or the certain notes. Again, these are for those who are self preparing, क्योंकि उनको बुक्स नहीं पढ़नी है, बुक्स में अंडरलाइन कर लिया, अब अपनी नोटबुक्स बनाइए, उन नोटबुक्स में लिखिए कि अच्छा इस टॉपिक में हिसाब से ये जजमेंट आई थी, इस जजमेंट का ये मीनिंग है और इस हिसाब से इसको लिंक विद करना है मुझे। आपको वो करना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर पाए तो दिक्कत। प्लस पुरानी जजमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको नई जजमेंट्स भी लेनी पड़ेगी। नई जजमेंट्स मींस लेटेस्ट जजमेंट्स भी साथ में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी 23 अगस्त को एक डाइंग डिक्लेरेशन पे जजमेंट आई, उसमें 11 गाइडलाइंस दे दी उन्होंने। हम ये नहीं कहते कि डाइंग डिक्लेरेशन पहले डिफाइंड नहीं था, नो, इट वाज डिफाइंड, वी हैड सो मेनी गुड जजमेंट्स ओवर इट, बट कुछ नई चीज आई है जिसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही रिटरिएट किया हो, मतलब उसी चीज को रखा हो, या सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एडिशंस की हो, आपको पता तो होना चाहिए ना कि एडिशंस कहाँ कहाँ पे हुई है, वो एडिशंस का एक अलग से लाइन बनाओ। हमेशा एक टॉपिक जब भी आपका खत्म होता है, उस खत्म होने के बाद उसका 1 या 2 लीफ जो है आपके रजिस्टर की, उसको छोड़ दो, वेकेंट छोड़ दो, क्योंकि आज तो तैयारी शुरू की है ना, कम से कम 6 मंथ्स तो आपको तैयारी के लिए चाहिए, 6 मंथ्स मिनिमम आपकी खुद की तैयारी के लिए चाहिए। अगर आप बात करें इंस्टीट्यूट्स में जाके कोचिंग लेने की, तो वहां पे 1.5 साल के आसपास टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स थोरोली कवर कराए जाए। अब अगर आपने वो छोड़ा है तो हर एक टॉपिक के बाद 1 या 2 लीफ जो है वो छोड़ दो। क्या रीजन है उसका छोड़ने? रीजन इज कि अगर आप उसको छोड़ोगे ना तो बाद में जैसे कोई भी लेटेस्ट जजमेंट आई, अब सपोज करो 2021 का या 2022 का स्टूडेंट है, वो जा चुका है एविडेंस खत्म करके, जजमेंट जो आई है वो 2023 में जजमेंट आई है, तो उसने अगर पेज नहीं छोड़ा होगा उसको एडिशनल लीस्ट लगा लो, या अगर आपने पेज छोड़ा तो आपको ये पता है कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग ये चीज नहीं आई है, आप उसमें ऐड करते चले जाओ। चॉइस इज योर्स, आइदर यू कैन ऐड इट और आइदर यू लीव इट। दैट्स माय परसेप्शन, दैट आई एम टेलिंग यू कि लीव कर दो तो ज्यादा बेटर, बिकॉज रजिस्टर में नोट्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, कई बार एडिशनल पेजेस मिसप्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये चीजें कि आपको जजमेंट पढ़नी आनी चाहिए, जजमेंट को कैसे पढ़ते हैं वो पता होना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों की क्वेरीज रहती है कि मैम जजमेंट तो दे दिया आपने पढ़ने को, वो तो 20 पेज की है, वो तो 40 पेज की है, बहुत लेंदी जजमेंट है, कैसे पढ़ें? जजमेंट को पढ़ने का भी एक तरीका है, उसके तरीके से ही आप पढ़ोगे। उसमें ना बोल्ड लेटर्स में हेड नोट्स आते हैं, ब्लैक कलर में, डार्क कलर में। अब वो जो हेड नोट्स है ना, पहले बच्चे वो पढ़ने पड़ते हैं। वो हेड नोट से आपको ये पता चल जाता है कि भाई इस जजमेंट में ये चीज लिखी गई है, ये चीज में से हमें क्रक्स निकालना कि होगा क्या। फिर आपके इनिशियल के पहले 2-3 पैराग्राफ्स में आपको फैक्ट्स ऑफ द केस मिल जाएंगे कि अच्छा ये केस ये था, इस केस के रिगार्डिंग ये इशू बना, वो आपके 4th-5th पैराग्राफ में इशू भी बन जाएगा। उसके बाद आप ये देखो कि इस इशू पे कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कि कोर्ट ने क्या क्या कैसे कैसे डिसाइड किया, वो हमें वहां पे चेक। तो यू हैव टू make it another habit, right? Because I'm repeating these words, make it a habit, make it a habit. You may get frustrated for that, but you have to make it. We cannot deny this fact. आपको एक जजमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। कोशिश करो पहले 3-4 डेज में एक बार,
उसके बाद ग्रेजुअली इसको इंप्रूव करो, जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी ना जजमेंट पढ़ने की, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये पेज पढ़ना है, फ्लिप ओवर करोगे वो पेज पढ़ लोगे। जब आप वो पेजेस पढ़ोगे ना तो पहली चीज ध्यान रखना, उसमें से जब आदत पड़ गई ना तो फिर डेली की एक जजमेंट पढ़ लो। आपके पास सब्जेक्ट्स पता है कितने, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अराउंड 13 सब्जेक्ट्स। 13 में से मान के चलो 7, 8, 9 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत मेजर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पे जजमेंट आनी ही आनी है सुप्रीम कोर्ट की। कोशिश करो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पहले पढ़ो, फिर बाद में जब आप जिस भी स्टेट को फोकस कर रहे हो उस जजमेंट पे रिस्पेक्टिवली उसके हाई कोर्ट की जजमेंट्स बाद में पढ़ना, जब मेंस होगा आपका, जब मेंस होगा तब पढ़ना आप। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ो, लैंडमार्क प्लस रीसेंट। अगर बच्चे आपको लैंडमार्क नहीं मिल रही, नहीं पता कहाँ पे है लैंडमार्क जजमेंट, बुक्स नहीं मिल रही, तो सिंपल है आप लेटेस्ट पढ़ो, लेटेस्ट में सब कुछ कोटेड होता है, सारी चीजें आपकी लेटेस्ट वाली जजमेंट में होती हैं, जो पुरानी कहाँ से शुरू हिस्ट्री सब बताया होता है, तो वो चीज आप पढ़ो इसमें। ये है आपका कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि आपको जुडिशरी में तैयारी करनी है। Students generally like you are in a habit of doing a law, then enjoying their life at the college time. That's fine. Everybody does that. But उसके बाद जब आप कोचिंग में अभी आते हो ना, आप फ्रेंड्स के चक्कर में कोचिंग में चले गए या कहीं और चले गए, and then you become lenient. And no, I am not here for study. I am here only just to know that अच्छा कोचिंग भी ली थी हमने. But then if you're not studying properly, if you're not serious, then you are wasting your parents' money. Exactly wasting your parents' money. Because उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर, और अगर आप यहाँ पे पढ़ के सीख के नहीं जाओगे ना टीचर से तो उसका कोई फायदा नहीं। दैट इज वन थिंग दैट वन शुड कीप इन माइंड कि आपको अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप वहां पे पढ़ने के लिए ही जाओगे, आप अपना टाइम और आपकी मनी जो है, जो आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट की, उसको वेस्ट करने नहीं जाओगे। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मैम आ गए अभी नहीं समझ में आया, कोई ना दोबारा लगा लेंगे। क्यों दोबारा लगानी है? जब हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अच्छे से तो आप उसको इनकलकेट क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि मैम वर्कलोड बहुत ज्यादा है, टेस्ट भी हैं, आप तो जजमेंट भी देते हो पढ़ने को और ये भी कराते हो, वो तो करना पड़ेगा ना। जो 3 साल या 5 साल में लॉ में आपने टाइम अपना वेस्ट किया है, वेस्ट इन द सेंस आपने एंजॉय किया अपनी लाइफ, वो 1 साल में कवर करना है, 1-1.5 साल में कवर करना है। जब आप 1-1.5 साल में उस चीज को कवर करोगे तो टाइम तो लगेगा ना, तो आप जितने एफर्ट्स वहां डालते थे कम से कम उससे डबल एफर्ट्स तो डालोगे, तभी आपका काम चल पाएगा, नहीं तो आपका काम नहीं चल पाएगा। There are many students in every coaching institute, that those who get qualified in first attempt and those who are struggling. One aspect is people are struggling because they do not do the hard work. Other aspect is that if the persons are struggling after doing the hard work, then that's a separate issue. But at least you should focus and do the hard work. If you're not doing the hard work, you cannot help it. राइट अब आ जाओ, ये तो एक एस्पेक्ट जो मैंने बताया कि आपको लेआउट करके चलना पड़ेगा। कुछ जगहों पे आपको इंटरव्यूज के लिए देखना है कि अच्छा लीगल करंट अफेयर क्या है। सपोज करो भी चंद्रयान की बात हो रही है ना, दैट हैज बीन सक्सेसफुली लैंडेड। अब क्योंकि वो लैंड कर गया उसके रिगार्डिंग वो पूछ लेंगे, पीटी में भी आ सकता है किस डेट को लैंड किया, किस टाइम पे लैंड किया, कौन सा प्रोजेक्ट था ये नासा का, ठीक है, सॉरी इसरो का। अब इसरो का जो ये प्रोजेक्ट था ये थर्ड था, फोर्थ था या सेकंड प्रोजेक्ट था, ये भी चेक करना पड़ेगा। प्लस ये तो पीटी के क्वेश्चन है, अगर वो आपसे पूछें आपको जीके में लिखने के लिए तो आपको पूरा आएगा। आपके एडिटोरियल्स चल रहे हैं अभी लेटेस्ट, आपके न्यूज़पेपर में सारे एडिटोरियल्स में अप्रोक्सीमेटली सब न्यूज़पेपर्स में आपका इसरो का, आपके चंद्रयान के बारे में बात की गई है ना। टेक अ कटिंग्स ऑफ दीज एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं, उनकी कटिंग लो, उसको प्लस ऑनलाइन जो एसेज अवेलेबल हैं उससे ऐसे प्रिपेयर करो। क्योंकि जब तक आप ऐसे प्रिपेयर नहीं करोगे, आप लैंग्वेज प्रिपेयर नहीं करोगे, आप लॉ में चाहे कितने भी मार्क्स ले लेना, आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर सकते। मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको मेंस में सब्जेक्ट्स, लॉ सब्जेक्ट्स प्लस द लैंग्वेज पेपर दोनों क्लियर करने पड़ते हैं। इंटरव्यू में वो क्या पूछ सकते हैं कि जी हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द चंद्रयान? Either you are basing your own opinion that I do not believe in Chandrayaan and all. No, you have to base your opinion with the judgments. Likewise, if I take an example of marital rape, there is a split verdict of the Delhi High Court judgment and the Delhi High Court, that one says it should be made punishable, another judge says it shouldn't be made punishable. What is your opinion? Your say on it. Artificial intelligence. Whether the artificial intelligence concept should be introduced in the courts as well. What is your say on it? ये सारी चीजें क्या है, ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट, लीगल लैंग्वेज के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, प्लस ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट, प्लस जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज डेमरर्स क्लेम, व्हाट इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट,
What is your return of plaint? Then how the withdrawal of charges are different from the withdrawal of prosecution? There are certain questions जो फटाफट से क्वेश्चन पूछते रैंडम क्वेश्चंस और उसका आंसर देना होता है, लेकिन कब दोगे? जब आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, जब आपको ये पता होगा कि विड्रॉल ऑफ चार्जेस, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन में क्या फर्क है, डेमरर क्लेम और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्या फर्क है दोनों ही सेम, बट हम अलग अलग तरीके से कब कब यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कब पता चलेंगी? Either you read it on your own, either you take the help of any of the guiding institutions. इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा सॉरी ये समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे। Once you do it, then यहाँ पे अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ हाउ वी गो अबाउट द टीचिंग। जब हम यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आता है, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हुए हो अभी, तो हम क्या करते हैं, हम आपको ना पहले बेसिक क्लॉजेस समझाते हैं कि बेराट कैसे पढ़ना है। स्टार्टिंग में बहुत ब्रीफली, बहुत स्लोली हम उसको प्रोग्रेस में लेके आते हैं कि जी आपको इस तरीके से पढ़ना है, आपको बेराट में ये वर्ड्स उठाने हैं, इन वर्ड्स को इस तरीके से मीनिंग को क्लियर करना। धीरे 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 आपकी हैबिट ऐसी बनती चली जाती है कि आप बेराट खुद पढ़ने जो लगते हो और खुद इंटरप्रेट भी करने लगते हो। ये काम यहाँ पे टीचर्स का रहता है कि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ द बेराट सिखाना, आपको लॉ लैंग्वेज को इनकलकेट कराना, क्योंकि मेंस में एक लेमैन नहीं लिख रहा है पेपर, एक लॉयर हु सून टू बी अ जज वो पेपर लिख रहा है ताकि वो अपनी प्रूडेंस देख सके कि क्या इसके अंदर वो जुडिशियल प्रूडेंस है, कि अगर बाय चांस पेपर होगा तो वो जुडिशियल प्रूडेंस लगा पाएंगे बच्चे, क्या वो जज बनने के बाद डिसीजन दे पाएंगे अच्छे से, वो चेक करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जजमेंट्स को पढ़ाने हैं कि जजमेंट पढ़ो भाई, इस तरीके से पढ़ो, अप्रेजल दो, टास्क असाइन किए जाते हैं, टीचर्स आते हैं आपको जजमेंट के लिए देने के लिए कि जी लेटेस्ट जजमेंट ये है, लैंडमार्क जजमेंट ये है, आपको समझाया जाएगा बकायदा कि लैंडमार्क जजमेंट्स ये हैं, लेटेस्ट ये जजमेंट्स हैं, इसमें क्या हेल्ड हुआ, क्या इश्यूज थे, ब्रीफ चीजें आपको समझाई जाती है। लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, ये सब भी आपको सीखना है। क्यों सीखना है? बिकॉज लैंग्वेज के बिना तो मेंस ही नहीं निकल पाएगा। तो लैंग्वेज की भी बकायदा क्लासेस लगाओ, जो क्लासेस आपकी एकेडमीज में चलती हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं मैम लीगल लगाएंगे, लैंग्वेज नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी लैंग्वेज? लैंग्वेज हैज अनदर इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अगर आप लैंग्वेज का पेपर नहीं निकाल पाए तो आपका तो होगा ही नहीं, मेंस ही नहीं क्वालिफाई होगा। तो इसके लिए लैंग्वेज इज अनदर इंपॉर्टेंट फेसेट। फिर टेस्ट सीरीज, हर वीकेंड आपके टेस्ट होते हैं, कई बार हम वीक डेज पे भी एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन, एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ यू पीपल, कि आपको जो कन्वीनियंट है उसके हिसाब से आ जाओ, कि अगर आपका कन्वीनियंट टाइम वीक डेज पे आप तब आ जाओ, तो वो आप तैयारी करो, टेस्ट दो। पीटी का टेस्ट अलग हो रहा है, मेंस का टेस्ट अलग हो रहा है, लेकिन आपको टेस्ट तो देने पड़ेंगे। देयर आर वेराइटी ऑफ इवैल्यूएटर्स, ठीक है, आपके इवैल्यूएटर्स अलग अलग भी हैं, जिसमें हम दो स्क्रूटनी से जाएंगे। आपका एक सीनियर टीचर चेक कर रहा है, एक आपका जूनियर टीचर चेक कर रहा है कि जी क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं हमारे, उसके आंसर्स ये लिखे हैं बच्चे ने। जब जूनियर से इवैल्यूएट होगा, जैसे आपका मेंस में फॉलो होता है सेम चल रहा है, एग्जामिनर ने दे दिया, फिर ओवरऑल इवैल्यूएशन जो है वो आगे जाके की जाएगी। तो ऐसे ही ओवरऑल जो एग्जामिनेशन है या इवैल्यूएशन है वो हम लोग कर रहे हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं। जो जूनियर टीचर्स हैं आपके, वो दिखा रहे हैं आपको, माइन्यूट डिटेल्स बता रहे हैं कि ए टू जेड, क्योंकि हम लोगों के पास पढ़ाने का भी टाइम है, उन टीचर्स को भी पढ़ाना भी है, पेपर भी बनाना है, हम लोगों को ये भी चेक करना है कि आप लोग ठीक चल रहे हो, प्रोग्रेस है कि नहीं है, ये सब देखा जाता है। इंटरैक्टिव सेशंस है, क्वेश्चन किसी से भी पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? आपको इंटरव्यू के लिए भी तो तैयार करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझा दिया कि जी टीचर बोल रहा है, टीचर ने 1 घंटा 1.5 घंटा लेक्चर दिया और टीचर चला गया, क्या पूछा? ये पूछा कि समझ में आया था नहीं आया था, बच्चे ने डर के मारे पूछा नहीं, या कोई आसपास वाले कोलीग्स हंसेंगे, स्टूडेंट्स हंसेंगे कि नहीं हम नहीं पूछेंगे। देयर आर दीज स्टूडेंट्स आल्सो। We always say in our class, don't feel bad. You have the freedom of speech and expression. That's my actually a very used kind of a dialogue that I speak everywhere in our class. कि आपके पास freedom of speech and expression है. You can say whatever you want to say, but don't feel hesitant about the others कि वो क्या सोचेंगे। आप यहाँ पे सीखने आए हो, लॉ को पढ़ने आए हो ताकि आप जुडिशियल ऑफिसर्स बन सको। At least priority is set your priorities. That's it, to become a judicial officer. Even if not, to become a very good lawyer who can argue well in the cases, so that the judges must be impressed by you people. तो उसके लिए क्या करना है? आपको लॉ के A to Z की नॉलेज होनी चाहिए, आपको माइन्यूट डिटेल्स ऑफ लॉ पता होनी चाहिए।
ये सारी चीजें कहाँ सिखाई जाती हैं? इंस्टीट्यूट्स में सिखाई जाती हैं, क्योंकि आपको टीचर से इंटरेक्शन मिलती है, पर्सनल इंटरेक्शन मिलती है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपके सेशंस में आपको समझ में आता है, क्योंकि हम एक अप्रोच ऐसी रखते हैं जिसमें आपकी सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रहती है कि जी आप इस तरीके से बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. समटाइम्स आई कैन जज बाय द फेसेस एक्सप्रेशन कि आपको समझ में आया, नहीं आया, तो ऑफ कोर्स हम दोबारा समझाएंगे. बिकॉज हमारी क्या ड्यूटी है यहाँ पे? द ड्यूटी इज टू टीच यू, solely is not the duty, rather to give you the vast idea how the law is functioning and how you have to behave and settle in yourself in the law. कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको सेटल होना है, जिसमें आपको इम्बाइब होना है. वो इम्बाइब होने के लिए आपको अवेयरनेस ऑफ द बेसिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड, और बेसिक अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड. तो जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो आपके जो टेस्ट हैं, आपकी जो टेस्ट सीरीज हैं, जो आपके डबल इवैल्यूएशन सिस्टम है, आपके यहाँ पे टीचर्स के साथ 1-to-1 इंटरक्शन है, डायरेक्ट यू कैन आस्क एंड टेक द डाउट्स फ्रॉम द टीचर्स, वहां पे क्लास में आप पूछ सकते हो, इंटरैक्टिव सेशंस चल रहे हैं. ये सब आपको किस चीज के लिए तैयार करा रहे हैं? आपको पीटी के लिए, आपको मेंस के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए तैयार करा रहे हैं. कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी हम पूछ सकते हैं आप लोगों से. कब? स्टार्टिंग में थोड़ा ना पूछते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में तो समझाते हैं आप लोगों को. आप आज ही आए हो, आज फर्स्ट डे, आज नहीं पूछोगे. हाँ, ग्रेजुअली जब आपका बेस बनने लगेगा, एक आपका सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी मेरे साथ, एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे आपको लॉ समझ में आने लगेगा. ठीक है, तब भी तो पूछेंगे ना आपसे. अब अभी तो आपको कुछ पता नहीं, आप सीखने आए हो. यहाँ पे वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द नॉलेज, नॉट टू टेक द नॉलेज. वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट नॉलेज कैन नॉट बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स. यस, इट कैन बी. You are having immense knowledge. When you have that knowledge, आप वो दोगे, शेयरिंग है ना. बिकॉज लॉ इज वेरी वास्ट एंड इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज वेरी डायनेमिक. कुछ कंसेप्ट आपके हम इन्वॉल्व करेंगे, कुछ कंसेप्ट हम अपने देंगे, उसी से एक डिस्कशन होगी. डिस्कशन होने के कारण जब वो हेल्थी डिस्कशन रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपको कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा अच्छी होगी. क्योंकि अगर एक ही बोलेगा, दूसरा सिर्फ सुनेगा, तो कहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन रहेगी, और कहाँ पे एक लेवल के बाद आप उसमें डेवलप कर पाओगे कि हमें अपने व्यू पॉइंट्स ऐसे देने. सो वेन एवर सर्टन पॉइंट्स लाइक रिजर्वेशन सिस्टम आता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम वो पढ़ते हैं, तो वी आर इन अ हैबिट ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स. मैरिटल रेप आया, सेडिशन आया, इन सब पे हमने डिस्कशंस की हैं कि भाई आप लोगों के हिसाब से कैसा होना चाहिए और हम लोगों के हिसाब से. बट उससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ, सेडिशन क्या होता है? ये तो पता होना चाहिए. ये तो मैं बताऊंगी आपको कि सेडिशन क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या वो हेट स्पीच है, क्या वो आर्टिकल 19(1) से हिट करेगी, क्या उस पर कोई केदारनाथ की जजमेंट है, क्या उस पर कोई नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, क्या उसमें कोई बिल में अमेंडमेंट करने की सोची आईपीसी की. तो देखो मैंने कहाँ से शुरू किया, स्टार्टिंग से शुरू करके एंड तक लेटेस्ट ले आई आप. ये तो पहले हम समझाएंगे, उसके बाद आपको अवेयरनेस होगी कि अच्छा सेडिशन ये लॉ है. इसके बाद आपको जजमेंट्स देंगे कि हाँ जी भाई पढ़ो, उन जजमेंट्स को देख के आओ, ये व्यू पॉइंट्स है. डिक्टेशन मिलेगी आपको. डिक्टेशन में आपके खुद के सेल्फ नोट्स इतने अच्छे प्रिपेयर होंगे कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं. आपको कोई बेस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ अपने नोट्स पढ़ोगे और अपनी जजमेंट्स पढ़ोगे. जब ये दो चीजें पढ़ोगे तो आपको तो ऑटोमेटिकली नॉलेज इतनी वास्ट हो जाएगी. जब हम वही चीज लिखवाएंगे, आपको बार बार लिखवाएंगे, गलतियां निकालेंगे, उससे क्या सीखोगे कि जी ये इंप्रूव हो गया हमारी चीज, अब मुझे पता है कि मुझे आंसर राइटिंग भी कैसे करनी. तो ये जो 1.5 साल की ड्यूरेशन रहती है इंस्टीट्यूट्स में, इसका क्या पर्पज है? सो दैट आप तीनों स्टेजेस के लिए प्रिपेयर हो सको. आपको पता तो चले कि आपका पीटी कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा और इंटरव्यू. फिर आप एमसीक्यूज की भी तो प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कुछ हम भी बताएंगे आपको कि अच्छा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे चलते हैं, इसमें आपको ऐसे करना है. ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, ये कैसे करते हैं? एकदम नहीं होता कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो आज ही आपको मैं सब कुछ समझा दूं. नो, ग्रेजुअली चलेगा. अब सपोज हम लोग यहाँ पे जब पढ़ाते हैं तो सीपीसी, सीआरपीसी आर द मेजर टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स. जनरली आई टेक 6 months टू कंप्लीट सीपीसी एंड जनरली 6 months टू सीआरपीसी. तो जब 6-6 महीने इस पे लग रहे हैं तो मान के चलो बाकी भी तो लॉज हैं जो आपके चल रहे हैं. तो 1 साल तो आपका सीआरपीसी सीपीसी चल गया. बट डज नॉट मीन कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हो. इसके साथ और क्लासेस भी तो है ना बच्चे. 2 क्लासेस और भी चलेंगी आपकी, फिर लैंग्वेज क्लासेस भी चलेंगी. फिर आपको हम एक दिन रिलैक्सेशन भी देते हैं कि चलो जी एक दिन आप माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा सा आप कोचिंग पे अपनी रिवीजन करो, जो आपका बैकलॉग बचा है उसको खत्म करो. क्योंकि धीरे 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 अभी तो आप 3 नए सब्जेक्ट्स लगाओगे जब नए आए हो. उसके बाद ये 3 रिवाइज करने जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो 3 नए शुरू हो रहे हैं वो करने, तो वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा ना. उस वर्कलोड को केटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी प्रोवाइड यू एन ऑफ फॉर अ डे. किस लिए? सो दैट आप ये सारी चीजों को मैनेज कर सको.
अगर तब भी बच्चा मैनेज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज डेली बेसिस पे वो क्या करता है, कोचिंग लगाता है, सुबह आया 9 से 2 कोचिंग लगाई और चला गया, उसके बाद सारा दिन घूमना है, चंडीगढ़ आए हैं, नया नया है, देखना है। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई डू यू वांट इट? आई एम नॉट डिनाइंग कि ना देखो, देखो, लेकिन जब अपना टास्क कंप्लीट कर लिए उसके बाद देखो, अपने टारगेट्स को सेट करो। डे टू डे बेसिस के टारगेट्स होने चाहिए आपके कि आज इतनी रिवीजन करके एक एक्स्ट्रा जजमेंट पढ़ के देन आई एम फ्री। यू मे टेक 1 hour, यू मे टेक 2 hours, डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। आप 1-2 घंटे में ये सारा टास्क जो है खत्म कर सकते। ये करो, उसके बाद यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रोम अराउंड। तो आप घूमो भी, आपने जो करना है वो करो, बट पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करो। आप अपने जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करके जामर से जाओ, क्योंकि जब तक, अगेन आई विल कम बैक टू दिस थिंग, आप रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि रिविजन इज द ओनली की टू सक्सेस। द मोर यू विल रिवाइज, द मोर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग द एग्जाम्स क्लियर्ड सूनर। क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो जल्दी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये 1-1.5 साल का हार्ड वर्क, ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, ये 1-1.5 साल का हार्डवर्क आपको बहुत लंबा पे करके जाएगा, बहुत लंबा। क्योंकि यही एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप ये सोचो दैट यू आर हियर टू बिकम द जजेस, ठीक है। वो होता है ना, दैट यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, जस्ट वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर। उसके बाद यू हैव इयर्स टू एंजॉय दैट लाइफ। आपको पता है, ट्रेनिंग में आपको सिखाया भी जाता है, आपको पढ़ाया भी जाता है, आपकी क्लासेस भी होती है, लेकिन आपको एंजॉयमेंट भी की जाती है। When you'll go to the training in Madhuban and Philor and other states, तो वहां पे जब आपकी पुलिस ट्रेनिंग, जब आपकी दूसरी ट्रेनिंग होती है, you will enjoy it, you will relish that status, because आप जजेस हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप जजेस के साथ आप स्टेटस कैरी कर रहे हो, एंड देन यू आर ऑल्सो एंजॉइंग योर लाइफ। तो वो चीज एक बेटर है। उसके लिए अगर आपको 1-1.5 साल अपने आप को आइसोलेट भी करना पड़ा ना, तो उसको कर लो। बच्चे क्या करते हैं, एक और नई चीज आइसोलेशन से याद आई, आप लोग क्या करते हैं, मैम हमने फेसबुक हटा दिया, हमने सारे जितने भी सोशल मीडिया हैं उन सबको बंद कर दिया, इंस्टाग्राम से, वो जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कंट्रोल है ना कि आपको मोबाइल छूना ही नहीं है, तो वो कंट्रोल बेस्ट है आपके लिए। चाहे आपके सोशल मीडिया ऑन भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सच बता रही हूं मैं। अगर आप हमें कहो ना, हम पढ़ा रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपका सोशल मीडिया कहाँ है कहाँ नहीं है, वी आर स्टडिंग। उस माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करो कि आपके इस चीज को अनइंस्टॉल करने से फर्क नहीं पड़ेगा, रादर आपके इसको इंस्टॉल्ड रहने के बाद भी नोटिफिकेशंस को इग्नोर करने से फर्क पड़ेगा। This is how you have to develop a habit and train your mind to do certain things. आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई हैं, आपको समझ में आया है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपको मैंने 2 बाइफर्केशन में बताया। पहला कि अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो बच्चे कोई भी बेसबुक रखो, बैराक्स रखो, आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक तो होनी चाहिए। कुछ चीजें कॉमन भी रहेंगी आपकी, इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, इफ यू आर टेकिंग एनी गाइडेंस फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। जब मैं बात कर रही हूँ बेस बुक्स की, तो वो बेस बुक इसलिए क्योंकि उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है ना। और कोशिश करो अपने सेल्फ नोट्स बनाने की, क्योंकि बुक्स में से भी समझ नहीं आता जब तक आप अपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाते। हाँ, एमसीक्यूज की बुक तो आप दोनों तरफ से रखोगे, मतलब दोज हु आर नॉट कमिंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड दोज हु आर कमिंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग से दे रहे हैं, बट आपको इतने से सफिशिएंट नहीं ना हो गया। आपको तो एमसीक्यूज जितने चाहिए, जितने मिले उतने कम है। और कोशिश रखो 10 इयर्स वाले एमसीक्यूज लो, जैसे सिंघाल पब्लिकेशन के आते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई मेरे पंजाब स्टेट में 10 साल से ये ट्रेंड चल रहा है। उसको बाइफरगेट करो ना, उसको मेंशन करो कि अच्छा इस सीआरपीसी में ये टॉपिक है, बेल पे से पूछते हैं, अपील में से पूछते हैं, उसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो उस चैप्टर को। उसको क्या और डिटेल में पढ़ो, जिसमें से कभी नहीं आया उसको थोड़ा सा कम ऐसे पढ़ लो कि ऊपर ऊपर से अगर बाय चांस गलती से क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको आंसर कर पाऊं, मुझे पता होना चाहिए है क्या। जैसे अनसाउंड माइंड का चैप्टर रहेगा आपका, तो अनसाउंड माइंड के ऊपर सीआरपीसी में से नहीं आते क्वेश्चन, आईपीसी में से आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले भाई उसकी इंक्वायरी होगी कि क्या वो एक्चुअली में अनसाउंड है नहीं है। उसके बाद उसको वहां पे हम ये सेट करेंगे कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ, अगर हो गया और वो फाउंड हुआ दैट ही इज नॉट सेन माइंड, तो हम उसको वहां पे क्विटल दे देंगे, बिकॉज 84 इम्यून करता है ऐसे पर्सन को मेडिकल अनसाउंडनेस कन्वर्टिंग इनटू द लीगल अनसाउंडनेस, तो वहां पे उसको इम्यून कर देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं आपको जो आपको पता होनी चाहिए दैट हाउ यू हैव टू डील अबाउट। ये वाला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो एक बेस बुक वाली बात अगर मैं हटा दूं, तो जो इंस्टीट्यूटेड स्टूडेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या होते हैं कि आपके पास टीचर्स के नोट्स हैं विद लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, और जजमेंट्स भी हैं आपके पास। वो एक थोड़ा सा एज है
वो फ्रॉम द अदर, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा ही एज है कि सिर्फ वही अच्छे हैं दूसरे अच्छे नहीं, नो नो, इट्स जस्ट वन लिटिल एज ओवर द अदर्स बिकॉज उनको कंसाइज मटेरियल मिल रहा है। जो सेल्फ स्टडी के बच्चे हैं उनको तो सब कुछ इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है तब अपना कंसाइज मटेरियल निकालना है। इनके पास तो सब कुछ पका पकाया है, इनको तो सिर्फ वो पढ़ना है और उसमें से जजमेंट्स देखनी है और अपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। Because we generally are in a habit of telling them this is important for PT, this is important for your mains, this is important for your interview. मेजर चंक इसके बियॉन्ड नहीं आता, मेजर चंक आई एम सेइंग, ठीक है। स्पेसिफिकली फॉर मेंस हम ये कहते हैं कि इसके बियॉन्ड जनरली नहीं आता, क्योंकि मेंस के पता होते हैं टारगेटेड एरियाज कि यहाँ यहाँ से आपका मेंस पूछ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी चल रही है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें जो हैं वो समझ में आई हो। अब आ जाओ आगे। ये तो आपका एक एस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है अब आपका, कि जब भी आप पढ़ो, चाहे वो सेल्फ स्टडी के बच्चे हैं चाहे वो आपकी कोचिंग के बच्चे हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि जो भी टीचर या जो भी बुक बता रही है, जो कोई चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट लग रही है, आप उसको अलग पेन से हाईलाइट कर लो या हाईलाइटर यूज कर लो। रीजन है उसका, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे आप सारे रजिस्टर्स तो दोबारा से नहीं ना पढ़ सकते। आपको करना क्या पड़ेगा, पीटी के लिए एक अलग रजिस्टर बनाना पड़ेगा। जब आप पीटी के लिए अलग से रजिस्टर बनाओगे तो उसमें क्या देखोगे आप कि जी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे लिखना है। अब हम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों को हमने इतने मोटे मोटे नोट्स बनवा के दे दिए, क्या सारा ही पीटी में आएगा? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पीटी में आएंगी। उसमें फ्लो चार्ट्स बनाओ ना, जैसे पहले बताया, फ्लो चार्ट्स बनाओ, अपने डायग्राम्स बनाओ, कुछ एक दो केसेस बनाओ, एमसीक्यूज से सॉल्व करो। जो एमसीक्यूज में जिस भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो उसको अंडरलाइन करो या राउंड ऑफ करो। उसके बाद उसको देखो कि मैं ये क्यों अटका, इसमें कहाँ गलती हुई मुझसे, उसको रीचेक करो, ठीक है। कई बार जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बुक्स में सारे क्वेश्चन सही होते हैं, आंसर सही होते हैं, आंसर्स में भी कमियां होती हैं। अगर ऐसा कुछ कुछ है तो आप उसको चेक करो। चेक करने के बाद आप ये देखो कि ये क्वेश्चन ठीक है, पेराट से हेल्प लो। अगर क्वेश्चन और आंसर ठीक है और वो आप भूल रहे हो कि आपकी गलती है, तो उसको लिखो कहीं पे कि भाई ये क्वेश्चन में ये था। उसको ये नहीं लिखना कि क्वेश्चन नंबर ABC ऑप्शन, नो। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं करते, वन लाइनर नहीं बना लेते उसको, वन लाइनर के हिसाब से लिख लो कि जी वन लाइनर के हिसाब से ये चीज ऐसे चल रही है तो हम ऐसे ऐसे इसको लिखेंगे। ये समझ में आया यहाँ तक? तो आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी है। एक बार वाइंड अप करने के लिए मैं आपको ये समझा दूं कि आपको करना क्या क्या है। पहली चीज, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। Initially, as I said, 4 till 5 hours of study every day. Take a break of any day if you want to. If you want to relax yourself, half a day, maybe once a day. Likewise, the whole 24 hours or maybe 12 hours, आप break ले सकते हो। आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो उसके हिसाब से यू डिवाइड योर सब्जेक्ट्स और बाइफरकेट द सब्जेक्ट्स एज पर योर ओन चॉइस। कई बार बहुत लोगों को क्वांटिटी पसंद नहीं आता, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कॉन्स्टेंट। बहुत लोगों को एविडेंस भी ड्राई लगता है। जनरली आईपीसी एविडेंस फिर भी इंटरेस्टिंग लगता है, बाकी सब ड्राई लगता है। सीपीसी ड्राई लगता है, सीपीसी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे केसेस में आप अपने डिवाइड करो सब्जेक्ट्स दो पार्ट्स में, कि कौन से थोड़े से बोरिंग और मोनोटोनस है, कौन से थोड़े से आपके ज्यादा आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। उनमें से दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ कि एक ये वाला पढ़ना है और एक ये वाला पढ़ना है। इंटरेस्टिंग जल्दी निकलेगा, उसी के साथ एक बोरिंग, क्योंकि बैलेंस करके चलना ना आपको। तो बैलेंस करके चलो कि आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना, सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो आपको सिलेबस ध्यान में होना चाहिए। सिलेबस मस्ट बी वन थिंग जो आपको पता होना चाहिए। इस सिलेबस में कैसे देखोगे, 10 ईयर्स उठाओगे अपने, 10 ईयर्स एमसीक्यूज के लिए उठाओगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए कि भाई बताओ ये एमसीक्यूज ठीक है या नहीं है, उसके हिसाब से देखोगे। प्लस जो 10 ईयर्स आपके मेंस में आ रहे हैं वो चेक करोगे। उससे क्या पता चलेगा बच्चे, आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन जो टॉपिक है वो मेन में से ज्यादा पूछा गया है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो मेन और पीटी में दोनों में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ पीटी में पूछे गए, मींस एमसीक्यूज के रूप में पूछे गए। बाइफरकेट कर लो, सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद आप ये सारा सब्जेक्ट सिलेबस खत्म कर दोगे। एंड इसके बाद आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। सॉरी, 4 नोट्स सेल्फ प्रिपेयर्ड। आपके नोट्स हैं वो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए आपके, चाहे वो टीचर लिखवा रहा है आपको, चाहे वो आप बुक्स में से लिख रहे हो, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। प्लस जजमेंट्स,
जजमेंट्स भी बहुत मैंडेटरी हैं, जजमेंट्स के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, अब आप देखोगे आपको पीटी रजिस्टर भी बनाने हैं, पीटी पॉइंटर्स भी बनाने हैं। वो किस लिए बनाओगे? ताकि आपको बाद में जब भी अब आपका पेपर आ गया और आपकी ये एक साल की पूरी तैयारी पूरी क्लियर है, आपने क्या करना है, आज नोटिफिकेशन आउट हुई, एडवर्टीजमेंट आ गई, नोटिफिकेशन निकल गई कि जी 1.5 महीने बाद आपका पीटी है, सपोज अगस्त है, अक्टूबर में पीटी है, तो आपको सिर्फ क्या उठाना है, अपने बेरेट्स और अपने पीटी पॉइंटर्स, ठीक है, उठाओ, रिवाइज करो और एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी वो तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है तो आपको याद आ जाएंगी, अच्छा ये तो ये था, यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये ऐसे हुआ था, तो आप ये करोगे प्लस एमसीक्यूज, सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन, टेलिंग यू, जितने करोगे उतना ईजी है। ये कर लिया, पीटी रजिस्टर बना लिया, अपने नोट्स बना लिए जिसमें आप तैयारी करो, इसमें इसमें भी लिखो, इसमें भी डिवीजन करो कि ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो करना पड़ेगा ना। जब तक ये नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या क्या है, मेरे को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कंसाइज मटेरियल पढ़ना। ये सब कर लिया, करने के बाद आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना, जो आप हर हफ्ते कर सकते। इसका मतलब है कि आपको रिवीजन करनी है as many times as you can. The more you'll revise, as I said, the more are the chances of remembering it, and you need not to cram it. Cram करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रटोगे तो भूल जाओगे, अंडरस्टैंडिंग से समझोगे तो सब कुछ समझ में। लॉ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या पर्पज है इसका पढ़ने के लिए, मैं क्यों पढ़ूं इसको, मैं आईपीसी पढ़ रही हूँ, मैं पॉक्सो क्यों पढ़ूं, सेम ही तो है, वहां पे भी सेक्सुअल हरासमेंट है, यहाँ पे भी सेक्सुअल हरासमेंट है, वहां पे भी रेप को डिफाइन किया गया, यहाँ पे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट बना दिया उसको, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाई डिफरेंट? बिकॉज वहां पे चाइल्ड के साथ नहीं हो रहा है, वो जनरल लॉ है आईपीसी, ये स्पेसिफिक लॉ है, स्पेशल लॉ है आपका, तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्यों ये लॉ जो है आपके ऐड किए। I hope I have tried to give you a clarity about the preparation in any of the things, in any of the ways, be it your self-preparation, be it your through institutions. प्लस मैंने ये भी बता दिया कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं, लैंग्वेज की क्लासेस हैं, आपके प्रॉपर सब्जेक्ट क्लासेस हैं, आपके टेस्ट सीरीज हैं, यहाँ पे आपके इवेल्युएटर्स दो हैं, यहाँ पे आपकी ये सारी चीजें दी गई, ठीक है। तो दैट्स योर चॉइस हाउ यू हैव टू गो अबाउट विद द प्रेपरेशन, दैट इज पर्सनली द पर्सनल चॉइस, वी कैन नॉट फोर्स यू पीपल, है ना। तो आपको पढ़ना है किस तरीके से, कैसे करना है, ये सारी चीजें थी जो आपको एक क्रक्स में मैंने अब एंड में बताई, यही चीज मैंने कोशिश की आपको समझाने की भी। आई होप ये सब समझ में आया आप लोगों को। तो अभी के लिए आई एम एंडिंग माई सेशन and I hope to see certain students more, and we'll see you on the weekdays classes, means tomorrow I'll see you all, ठीक है, okay जी, take care।